नमस्कार मित्रों, चक्रव्यूह में आज हम फिर करते हैं इंडियन चाइना वार पर। और 1962 में जो वेस्टर्न फ्रंट खुला हुआ था लद्दाख में, मैं इसकी बात करता हूं कि पश्चिमी मोर्चे पर क्या हो रहा था। हालांकि ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है और कम से कम 2 वीडियो में कवर होगा ये जो वेस्टर्न फ्रंट था। चीन की तैयारियां बहुत पहले से चल रही थी और झिंजियांग के जो नीचे के इलाके थे वहां पर जो चाइना के जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है उन्होंने एक ऑर्डर पास किया और कहा कि 1 फरवरी 1962 को जो चाइनीज फ्रंटियर फोर्स थी उनको भारतीय सेना के उकसाने पर क्या करना है उसके बारे में उन्होंने बताया था और उनको निर्देश जारी किए गए थे। उसमें कहा गया था कि भारतीय कार्रवाइयों का जवाब देते वक्त शत्रुता शुरू करने से बचना होगा, यानी हमें इनिशिएटिव नहीं लेना है। इस प्लान के तहत जिनजियांग जो मिलिट्री कमांड था उसके जो कमांडर थे उनके नेतृत्व में कांग हेडक्वार्टर के नाम से एक फॉरवर्ड हेडक्वार्टर्स काम कर रहा था और जो दूसरी इन्फेंट्री रेजिमेंट कांगतीवार में थी उसको तैनात किया गया था। इसके जो सीमावर्ती इलाकों में पेट्रोलिंग के लिए और अक्साई चीन में मिलिट्री ऑपरेशन के लिए भी काम करने की जिम्मेवारी इस कमांड को दी गई थी। पीएलए की जो ग्राउंड फोर्स कमांड थी वो उसका जो एक ऑपरेशन एरिया था वो 4 डिफेंसिव जोन में बांटा गया था। पहला जोन था तियांगवेडियन डिफेंस एरिया जिसका हेडक्वार्टर जो था जिसे 5243 बोला जाता था। ये पॉइंट 5243 याद रखिएगा। हैबिटन डिफेंस एरिया था जिसका हेडक्वार्टर हैबिटन में ही स्थापित किया गया था। और कोंगला पॉस डिफेंस एरिया जिसका हेडक्वार्टर 5408 पॉइंट पर निर्धारित किया गया था, बनाया गया था। एक था अली डिफेंस एरिया कमांड जिसे कह सकते हैं कि एक फॉरवर्ड कमांड ये भी था। स्पांगुर लेक के आसपास इसे साउथ ईस्ट पोर्शन में इस्टेब्लिश किया गया था। चाइना की स्ट्रेटजी क्या थी इस पर आते हैं। चाइना की जो स्ट्रेटजी है वो पश्चिमी क्षेत्र में सभी कमांड और कंट्रोल जिनजियांग मिलिट्री कमांड के द्वारा किया जाना था। उसने ये तय किया था। ऑपरेशन शुरू होने से पहले एक व्यापक खुफिया तस्वीर बनाने के लिए इस इलाके के इसके रूट्स क्या हैं, इनमें इंडियन पोस्ट कहाँ कहाँ पे हैं, उसकी पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए एक सर्च ऑपरेशन पर चाइना ने जोर दिया था। और जुलाई 1962 के बाद भारत की जो फॉरवर्ड पॉलिसी थी जिसकी मैंने पिछली वीडियो में जिक्र किया है उसके जवाब में चाइना ने एक प्रकार से आर्मर्ड को एक्सिस्टेंस के रूप में एक पॉलिसी अपनाई थी, सशस्त्र सा अस्तित्व की नीति जिसे आप कहते हैं। सबसे पहले गोली चलाने के सिद्धांत का पालन करने के लिए उसने बताया था कि हमें पहले गोली नहीं चलानी है। उन्होंने कहा था कि अगर मुझे कोई घेरेगा तो मैं घेरूंगा और इस उपाय को अपनाना है। कोई कहेगा मैं मारूंगा तो मैं कहूं मारूंगा, कोई कहेगा काटूंगा तो मैं काटूंगा। अर्थात हमें रिएक्शन में वो चीजें कहनी है जो उधर से जवाब आता है। भारतीय सेना हमारे ऊपर हमला करती है तो उन्हें हम वार्निंग देंगे, चेतावनी देंगे और चेतावनी बार बार अगर नहीं मानी जाएगी तो आत्मरक्षा के लिए हम कार्रवाई करेंगे। और भारतीय सेना की घेराबंदी करते समय उन्हें मारने की कोशिश नहीं करेंगे बल्कि सेना को भागने या पीछे हटने के लिए जगह देंगे। ये पहले पॉलिसी थी चाइना की उस समय। और अगर कोशिश करती है इंडियन आर्मी पीछे हटने की, भागने की, तो उन्हें हम भागने देंगे, रोकेंगे नहीं। ये बात उन्होंने कही थी। और इस प्रकार से एक स्ट्रेटजी ये थी मौके की दुनिया में कोई ये न कहे कि चाइनीज जो है आक्रामक है, हमलावर है। दूसरी पॉलिसी ये थी कि जब तक हम तैयार ना हो जाए, पूरी तरह युद्ध के लिए प्रिपेयर ना हो जाए, हमें अपना बचाव करना है। जबकि वो ताकतवर देश था और हमारे जो नेता थे जो कमजोर पड़ रहे थे, उनकी सेना कमजोर थी, तैयारी नहीं थी, वो फॉरवर्ड पॉलिसी पर काम कर रहे थे। इसके उलट जो ताकतवर देश था, ताकतवर सेना थी, वो अपनी डिफेंसिव पोजीशन पर
काम कर रही थी शुरुआत के दिनों में। भारत की जो स्ट्रेटजिक इनिशिएटिव थे वो किस प्रकार थे मैं समझता हूं। देखिए, दोनों पक्षों की रणनीति अलग अलग थी। आईबी डायरेक्टर मलिक साहब की बात मैंने पिछले वीडियो में कई बार कहा है कि उनकी सलाह पर जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स थे वो चीन को ये समझ रहे थे कि चीन कोई बड़े पैमाने पर कार्रवाई नहीं करेगा या ऐसी कोई एक्शन नहीं लेगा। भारतीय सेना द्वारा जो खाली किए गए क्षेत्र की चौकियां थी वो वापस लेने के लिए चीन आ सकता है, और ताकि उसको ये मौका ना मिले, हम पहले से ही उन चौकियों पर न केवल कब्जा बनाए रखें लेकिन और अग्रिम चौकियों का निर्माण करें। फॉरवर्ड पॉलिसी का एक प्लान था ताकि हम वास्तविक सीमा का दावा कर सके। होता यह है कि जब निगोशिएशन करते हैं, बैठते हैं आप टेबल पर, तो अगर अगले की उंगली दबी है तो आप ज्यादा निगोशिएट कर लेते हैं। इसलिए शुरू में ये लीडर्स ने बनाए थे प्लान कि हमें अग्रिम चौकियां अपनी बढ़ाते जाना है, कब्जा करते जाना है, ताकि जब निगोशिएशन में आए तो अगर हमें छोड़ना भी पड़े तो हमारी जो अपनी एलओसी है वो हमको मिल जाए, हमारा दावा जो है मान लिया जाए। दूसरी ओर चीनियों ने जो भारत के फॉरवर्ड इंटरवेंशन को रोकने का प्लान बनाया था वो चौकियों पर कब्जा करने की होड़ में चीन शुरू में शामिल नहीं हुआ, लेकिन बाद में उसने भी इनिशिएटिव लेना शुरू किया और साथ में अपना जो आर्मेड को एक्सिस्टेंस की पॉलिसी थी उसको भी चलाता रहा। लेकिन यह सब लंबे समय तक खेल नहीं चल पाया और चौकियों के चीनियों के पास जो गेम प्लान था, चूंकि भारत उसको समझ नहीं पा रहा था, और चीन जो है शुरुआती दौर में ये कतई कोई कोशिश नहीं करना चाहता था कि जिससे शत्रुता इतनी भड़क जाए कि युद्ध शुरू हो जाए बिना उसकी पूरी तैयारी किए बिना, क्योंकि उसे ईस्टर्न वेस्टर्न दोनों फ्रंट पर अपना पूरा डिप्लॉयमेंट करना था, बहुत सारी चीजें पहुंचानी थी, उसका इंतजार कर रहा था। और पॉलिटिकल मिलिट्री ऑब्जेक्टिव प्राप्त करने के लिए चीन ने जो प्लानिंग बनाई थी उस प्लानिंग पर वो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहा था। कंप्लीट मिलिट्री एक्शन के लिए जब तक तैयारी ना हो जाए चीन किसी भी प्रकार की शुरुआत नहीं करना चाह रहा था। हम देख लेते हैं कि इंडियन डिप्लॉयमेंट्स वेस्टर्न रीजन में किस प्रकार का था। देखिए, भारत में लद्दाख की रक्षा के लिए 4 बटालियनों लगाई गई थी 14 जेके मिलिशिया की। 14 जम्मू कश्मीर मिलिशिया की 4 बटालियंस लद्दाख में तैनात की गई थी और 18 ग्रेनेडियर्स और 5 जाट बटालियंस को भी तैनात किया गया था। 7 जे.एंड.के मिलिशिया का जो हेडक्वार्टर था वहां से भी कुछ बटालियंस आई थी और 114 इन्फेंट्री ब्रिगेड को वहां पर तैनात किया गया था लद्दाख के सेक्टर में। सितंबर के अंत और अक्टूबर की शुरुआत में 1962 में इस ब्रिगेड को 1 जाट और 13 कुमाऊं रेजिमेंट के साथ भी जोड़ दिया गया। 13 कुमाऊं रेजिमेंट वही है जो मेजर शैतान सिंह की रेजिमेंट थी, उसको मैं आगे बताऊंगा, और जो पहले 17 इन्फेंट्री ब्रिगेड के नाम से भी जाना जाता था। यानी कुल मिलाकर के 6 इन्फेंट्री बटालियनों को लद्दाख सेक्टर में इंडिया ने डिप्लॉय कर रखा था। इनमें से प्रत्येक इंडियन पोस्ट को चीनियों ने नंबर्स दिया था कि कैसे हम पहचानेंगे। ब्रिगेड हेडक्वार्टर 114 इन्फेंट्री ब्रिगेड ले में स्थित था, वहां से वो कंट्रोल कर रहा था, जबकि इसका पूरा का पूरा जो स्ट्रेटजिक कमांड थी वो चुशुल में था। ये डिप्लॉयमेंट थी इंडिया की। अब चाइनीज डिप्लॉयमेंट की बात करते हैं। कमांडर और पॉलिटिकल कमेटी मेंबर्स जो जियाचेन थे, जियाचेन के अधीन ये पूरा सिस्टम काम कर रहा था। जिंजियांग वेस्टर्न कमांड में उस रीजन में ऑपरेशन करने के लिए ये जियाचेन की जो मिलिट्री कमांडिंग थी ये जिम्मेवार थी और 4 इन्फेंट्री डिवीजन को कमांड एंड कंट्रोल के लिए लगाया गया था। इस एरिया में पहले से तैनात जो बॉर्डर डिफेंस के ट्रूप्स थे उनके वो भी काम कर रहे थे। इसके अलावा कई और ट्रूप्स, कई और इकाइयां लगाई गई थी। उनका जो मिलिट्री फॉर्मेशन है उसको समझने के लिए मैं समझता हूं कि शॉर्ट में ये बताना आवश्यक है कि जो 4th इन्फेंट्री डिवीजन की
10वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट और 11वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के नंबर 3 बटालियन को लगाया गया था। यानी 10वीं इन्फेंट्री डिवीजन की तीसरी बटालियन और चौथी इन्फेंट्री डिवीजन की भी जो 11वीं रेजिमेंट थी उसकी भी तीसरी बटालियन को लगाया गया था। 120 आर्टिलरी रेजिमेंट को भी डिप्लॉय किया था। चाइना ने इंजीनियरिंग बटालियंस को डिप्लॉय किया था। एंटी एयरक्राफ्ट गन बटालियन और सिग्नल बटालियन को भी चाइना ने अपने बॉर्डर के उस पार डिप्लॉय किया हुआ था। और ये सारी की सारी बटालियन 4th इन्फेंट्री डिवीजन के अंतर्गत की इकाइयां थी। और जो दूसरी इन्फेंट्री रेजिमेंट्स है जिसमें अली डिटेचमेंट रेजिमेंट की बात आई है और 3rd कैवलरी रेजिमेंट की 4 कंपनियां काम कर रही थी चाइना की ओर से। 109 इंजीनियर रेजिमेंट की पहली बटालियन काम कर रही थी। ये सारा डिप्लॉयमेंट चाइना का अपनी ओर से था। अच्छा, अटैक का डिसीजन क्या होता है कि 17 अक्टूबर 1962 को सेंट्रल कमेटी ने सामान्य रूप से हमले की शुरुआत की और ये आदेश जारी किया कि जो वेस्टर्न जोन है, जो अक्साई चीन एरिया है, उसमें जो उसकी सेनाएं थी उसको कहा गया कि आपको जो काम वहां शुरू करना है वो वेस्टर्न का ईस्टर्न के साथ कोऑर्डिनेशन के आधार पर होना चाहिए। अर्थात जब हम वेस्टर्न सेक्टर में शुरुआत करें उसी समय ईस्टर्न सेक्टर में भी हमारी शुरुआत हो जानी चाहिए और ये कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी था। और जिनजियांग जो मिलिट्री कमांड था वो अपना मिशन पूरा करने के लिए बेहतर जो उसके मिलिट्री फोर्सेस थे उसको कोऑर्डिनेट करने की जिम्मेवारी खुद अपने हाथ में ले रखी थी और उन्होंने घेराबंदी की रणनीति अपनाई थी कि भारत के सेना को हमें घेरना है, दुश्मन को पीछे से रोकना है, उसे घेरेबंदी में लेना है और फिर उसे नष्ट करना है। अर्थात केवल भगाना नहीं, तब शुरुआत के दिनों में भगाने की योजना थी ताकि वो पीछे हटेगा तो हम उसकी चौकियों पर कब्जा करें। लेकिन बाद में तैयारी हो जाने के बाद उसने कहा कि अब भगाना नहीं है, पीछे से घेरना है और उनको खत्म करना है। चाइनीज जो स्ट्रेटजी थी मोटे तौर पर ये थी कि उसने सभी 43 जो इंडियन पोस्ट थी उस सबको एक साथ खत्म करने की योजना बनाई थी, जिन्हें 1959 में घुसपैठ उसको चाइना मानता है, घुसपैठ करके भारत ने यहाँ पर कब्जा कर लिया, इन पोस्टों को बना लिया और वो दावा करता है कि मेरा यहाँ तक है। उसको पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लें और वहां उन सैनिकों को पूरी मारने की योजना बनाई। हालांकि जो इनकी नॉर्दर्न डिफेंस सेक्टर था उसमें यानी जो तिनजान बेंडिन डिफेंस सेक्टर है और हेबिटियन डिफेंस सेक्टर था उनका, इसको ये प्राथमिकता थी कि वो स्ट्राइक कोर के रूप में काम करेगी। इसके लिए जो ईस्टर्न रीजन में ऑपरेशन शुरू होने वाले थे वो ऑपरेशन 18 अक्टूबर को शुरू होने वाले थे, लेकिन वेस्टर्न एरिया में ऑपरेशन शुरू करने में समय लग रहा था क्योंकि वहां तैयारी अधूरी थी। 2 दिन का और समय उनको चाहिए था, इसलिए 18 अक्टूबर के बजाय 20 अक्टूबर की डेट तय की गई चाइना की ओर से, ताकि ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट पर एक साथ हमले किए गए। और जो ईस्टर्न फ्रंट पर जो कॉम्बिंग फ्रंटियर डिवीजन थी उसको पूरा मौका दिया कि वो पूरी तैयारी कर ले। अब लियान बेंडियन जो डिफेंस सेक्टर था वहां क्या कुछ हो रहा था, देखिए भारत की ओर से इस पूरे क्षेत्र पे मैंने बताया कि जम्मू कश्मीर मिलिशिया 5 जॉर्ज रेजिमेंट की कंपनियों का कब्जा था। इस पूरे रीजन पे उन्होंने कब्जा कर रखा था वेस्टर्न सेक्टर में। चाइना की ओर से इस डिफेंस सेक्टर में जो 2nd इन्फेंट्री रेजिमेंट्स की 4 कंपनियां काम कर रही थी उनको जिम्मेवारी दिया गया था कि इस पूरे रीजन में आपको कब्जा करना है। हालांकि इनका जो हेडक्वार्टर मैंने बताया था कि .5248 था, सॉरी 5243 था, ये इनको टारगेट दिया गया था कब्जा करने के। लियान क्षेत्र में जो इंडियन पोस्ट थी जिसको इंडियन पोस्ट नंबर 6 चाइना बोलता था सबसे खतरनाक स्थिति मानी जाती थी वहां पर। इसके लिए हमले का लक्ष्य चाइना ने पहले चुना था कि अगर यहां से भी इंडियन को
खत्म करेंगे तो इंडियन का मोराल डाउन हो जाएगा। और इसे चीनियों ने रेड टॉप हिल्स का नाम दिया था। चीनियों के पास बहुत हथियार थे जो भारत के पास उस तरह के हथियार नहीं थे। 57 मिली रिकॉन्सलेस गन की एक प्लाटून पूरी पूरी डिप्लॉय की गई थी, जिसके पास 8 गन थी। और 52 मिलीमीटर मोटार की कंपनी थी जो 6 मोटार कम से कम वो रखती थी, उसकी कंपनियां डिप्लॉय की गई थी। इंजीनियरिंग कोर की पूरी प्लाटून डिप्लॉयमेंट की गई थी। मैंने बताया था कि प्लेसेस थ्रोवर्स के प्लाटून थे जिनके पास 10 प्लेसेस थ्रोवर थे। और इस तरह आर्टिलरी ग्रुप में भी मुख्य रूप से 2 आर्टिलरी शामिल की गई थी। 120 मिलीमीटर मोटार की एक आर्टिलरी कंपनी थी और 76.2 मिलीमीटर फील्ड गन की एक कंपनी भी चाइना की काम कर रही थी। एक्चुअल वार में क्या होता, मैं आता हूं कि वहां एक्चुअल में हुआ क्या। चीनी आकलन के अनुसार जो हमलावर सैनिकों की संख्या थी उसका रेशियो 10:1 था, यानी 10 सैनिक चीनी थी तो 1 सैनिक इंडियन थे। ये चीन ने पहले से पता करा लिया था। अब अंदाजा लगाइए 10.1 का रेशियो था और जो फायर पावर का रेशियो था वो 7.1 का था, अर्थात 7 गुना बेहतर फायर पावर रेशियो चाइनीज के पास था। उनके पास जो आर्टिलरीज थी, उनके पास जो मोटार थे, उनके पास जो फील्ड गन्स थी, उनके पास जो राइफल्स थी, उनके पास जो अन्य प्रकार के इक्विपमेंट थे, वो बेहतर तरीके से काम कर पा रहे थे। और 20 अक्टूबर को सुबह 5 बजे ये हमला शुरू हो जाता है। रात के दौरान पेट्रोलिंग दस्ते ने, चाइनीज का जो पेट्रोलिंग दस्ता था उसने रास्ते को रोकना शुरू किया, रास्ते को घेरने के लिए बंद करना शुरू किया, एक प्रकार से अवरोध कर दिया ताकि इंडियन फोर्स पीछे भागने ना पाए। और सुबह 8:25 पर चाइना ने तोपखाने का फायर खोल दिया। लगभग 30 मिनट तक लगातार आर्टिलरी शेलिंग होती रही और उस फायर में बहुत सारे इंडियंस हमारे मारे गए। 20 अक्टूबर को लगभग 10:45 पर यह लड़ाई एकाएक रोक दी गई और भारतीय सेना के 42 लोग इसमें मारे जा चुके थे और 20 लोगों को युद्धबंदी बना लिया गया था। कोई भी भारतीय सैनिक उस पोस्ट से वापस आके बताने की स्थिति में नहीं रहा कि वहां एक्चुअली में हुआ क्या है। ये पोजीशन थी, इस प्रकार का सरप्राइज अटैक था, इस प्रकार से घेर करके उनको मारा गया था कि वो पीछे भागने की स्थिति में नहीं थे। हालांकि चाइनीज बटालियन के भी 8 लोग मारे गए थे और लगभग 26 लोग घायल हुए थे। उसमें पेंगोंग लेक जो है वहां पर, उस पेंगोंग लेक और चुसिल का जो सब सेक्टर था वहां पे लड़ाई में क्या हो रहा था उसको समझने की जरूरत है। पेंगोंग लेक के जो नॉर्थ कॉर्नर था वहां पर 2 भारतीय पोस्ट थे, दो इंडियन पोस्ट थी। पहले इंडियन पोस्ट दी थी वो 4000 मीटर हाइट पर वो काम कर रही थी और इस पर 18 ग्रेनेडियर्स और 2 प्लाटून्स कंपनी का कब्जा पहले से था। इसे चाइनीज जो है इंडियन पोस्ट नंबर 16 बोलते थे, पोस्ट नंबर 16 कहते थे। जो दूसरी पोस्ट थी, दूसरा ठिकाना था, वो उत्तरी पश्चिमी किनारे पर था पेंगोंग लेक के और यह भी लगभग 4400 मीटर की ऊंचाई पर पोस्ट बनी हुई थी। यहां भी 18 ग्रेनेडियर के प्लाटून का कब्जा था। इसे चीनियों ने इंडियन पोस्ट नंबर 29 रखा था। इसे 29 नंबर पोस्ट के नाम से बुलाते थे और साथ में इन ठिकानों पर जो सिरजाव कॉम्प्लेक्स के नाम से इसे वो बोलते थे। ये जो दोनों ठिकाने हैं सिरजाव कॉम्प्लेक्स उनकी अपनी भाषा में भी बोलते थे। 2 चीनी चौकियां भी वहां काम कर रही थी उस तरफ, जो एक जो है कॉन्ग 9 एंड 10 बोला जाता था उनको। कॉन्ग 9 एक पोस्ट थी, एक कॉन्ग 10 पोस्ट थी। जो इंडियन ठिकाने थे वो पूर्व और उत्तर की दिशा में थे और दोनों सेनाएं आमने सामने बैठी हुई थी, एक दूसरे को वो देख पा रहे थे। 18 ग्रेनेडियर
का जो पैंगोंग लेक के साउथ पर जो उनका एक ठिकाना था, और उन तीनों चौकियों पर एक पूरी की पूरी कंपनी पोस्ट थी, तैनात की गई थी। इन चीनियों ने जो अली रीजन था उसको जो इंडियन पोस्ट नंबर 1, 2 एंड 3 के रूप में उन्होंने बोला था, उस सेक्टर में भी 5 कंपनियों को डिफेंड करने के लिए भारत ने लगा रखा था। चाइनीज जो पोस्ट थी वो भारतीय जो सीमा चौकियां थी उसके बिल्कुल सामने आमने सामने दिख रही थी। स्पांगुर का जो मैप था, स्पांगुर गैप जो था वो वहां पर फिंगर्स के हिसाब से, आपने पिछला गलवान का सुना होगा कि वहां चोटियों के नाम फिंगर्स के नाम से भी है। स्पंगुर गैप भी एक वहां पर पोस्ट थी वहां पर, और उस पोस्ट के सामने कोई चाइनीज पोस्ट नहीं थी, वो वहां पर ज्यादा डिफेंडिंग पोजीशन में मानी जा रही थी। एक था जो सिंध को सिंधु घाटी भी बोलते हैं, वहां पर एक एरिया था जिसे वलजियासी एरिया भी कहा जाता है। वलजियासी एरिया सिंधु घाटी का एरिया, सिंधु वैली का एरिया माना जाता है। चाइना ने वहां पर अपना फोकस ज्यादा केंद्रित किया, और ये चुशूल के साउथ में इसकी लोकेशन मिलेगी अगर आप देखेंगे तो। इस क्षेत्र में 7 जम्मू कश्मीर मिलिशिया का कब्जा था, और इसमें जो कोयल बटालियन थी उसको तैनात किया गया था। खूंटी में एक कंपनी और बाकी 2 बटालियन कंपनियों को तैनात किया गया था। जो इंटरनेशनल बाउंड्री थी, इंटरनेशनल बाउंड्री के आसपास जो पॉसेस थे, दर्रे थे, वहां भी कुछ कंपनियों को तैनात किया गया था। 22 अक्टूबर को जिंजियांग मिलिट्री कमांड की योजना के अनुसार उन्होंने अपने स्ट्राइक कोर को 2 भागों में बांट दिया। अब यहां पे चाइना की एक स्ट्रेटजी शुरू होती है। एक स्ट्राइक कोर को नॉर्थ साइड में बढ़ना था, और भारतीय सेनाओं के वापसी के मार्ग को काट देना था। भारतीय सेना पीछे जाने की स्थिति में न रहे। दूसरा जो इनका काम कर रहा था वो साउथ के हिस्से में उसको जाना था, और साउथ के हिस्से में जो सिक्वान नदी की बेली है उस बेली की ओर से हमला करना था, घाटी के अंदर अंदर घुस करके, ताकि कोई देख न सके। 27 अक्टूबर को मॉर्निंग में 8 बजे चाइनीज सेना धीरे धीरे छुपते छुपाते चोंगला पास के आगे तक पहुंच गई। इस दर्रे पर एक जेसीओ के कमांड में 7 जेएंडके मिलिशिया के लोगों का कब्जा था, और इस कब्जे को टारगेट करने के लिए यहां पर चाइना का भीषण युद्ध हुआ। 3 घंटे से अधिक समय तक इस पोस्ट पर लड़ाई होती रही। इस युद्ध में चीन ने भारत पर अचानक हमला किया था, जैसा कि उसकी आदत है, और चीन की जो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी है वो लद्दाख और मनमोहक रेखा के पार, भारत के उस पार जाकर के हमला करने की पूरी योजना के साथ आगे बढ़ रही थी। ज्यादातर पहाड़ी इलाकों में ही लड़ाइयां हुई है, क्योंकि चाइना को पता था कि मैदानी इलाकों में अगर भारतीय सैनिक सतर्क हो गए या उनकी नजरों में आ गए, वो देख लिए, तो शायद मुश्किल हो जाएगा उनसे बच पाना। माउंटेन एरिया में छुप छुपा के जाना, चाइनीज वैसे भी छोटे होते हैं, कद छोटा होता है, छुप छुपा के जाकर सरप्राइज अटैक करने में एक्चुअली में माओ की गुरिल्ला टैक्टिक्स पूरी दुनिया भर महसूस है। चाइनीज जो पीएलए है वो माओ के गुरिल्ला टैक्टिक्स को बराबर अपनाती रही है, उसका भी एक रीजन रहा इस युद्ध में उसकी जीत का। हालांकि जैसा मैंने बताया कि इस युद्ध में भारत और चीन दोनों देशों ने ही ना तो एयरफोर्स का इस्तेमाल किया, ना ही नेवी का इस्तेमाल किया। नेवी का तो कनेक्शन नहीं था खास तौर से, लेकिन एयरफोर्स का इस्तेमाल नहीं किया। इस पर बहुत सारे सवाल उठते हैं। 20 नवंबर 1962 को चीन ने एक तरफा युद्ध विराम कर दिया। उसके पहले उसने ढेर सारी जमीनें भारत की हड़प ली, और बाद में युद्ध विराम के समय माओ को तो जानते हैं, कहता कुछ है करता कुछ है। माओ के बारे में कहा जाता है कि जब ये मुस्कुराता है
तो भी कुछ विशेष होता है इसके अंदर, दिमाग में चल रहा होता है। जब ये गुर्राता है तो चल ही रहा होता है। और इसलिए चीन ने कहा था कि हम जो भी युद्ध के पूर्व की स्थिति इसको बहाल करेंगे, हम पीछे लौट जाएंगे, लेकिन बाद में इसने अपनी उस कमिटमेंट का पालन नहीं किया और अभी तक उस पर अपना कब्जा बनाए रखा हुआ है। इस युद्ध में भारत ने करीब 1300 से ज्यादा सैनिक अपने गंवा दिए थे। ये मैं वेस्टर्न सेक्टर की बात कर रहा हूं। और लगभग 38,000 वर्ग किलोमीटर की एरिया पर चाइना का कब्जा हो गया। बहुत कुछ और भी हुआ है, लेकिन इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में हम आते हैं, आपसे मिलते हैं, बात करते हैं कि आगे क्या हुआ था। आज यहां इसको खत्म करते हैं। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।